अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी। आज हम करने जा रहे हैं 2021 एवरीडे साइंस का पेपर। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करना इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी एंड इट्स नॉट समथिंग मोस्ट ऑफ अस एंजॉय। लेकिन हम इस वीडियो में इस पेपर को बड़े ही मज़े से आसानी से करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इसके अलावा भी बाकी सारे पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ पास्ट पेपर्स। मुझे ये इस बात का यकीन है कि पास्ट पेपर्स जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि आपकी सारी प्रिपरेशन एक तरफ और आपके पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना और उनको तैयार करना वो एक तरफ, क्योंकि पास्ट पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका एग्जामिनर जो है वो किस माइंडसेट का मालिक है और क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं। और बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि हमें जब अगर हम पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट ना करें तो फिर हमें महसूस होता है कि काश मैंने ये किया होता। ओके, सो एवरीडे साइंस का पेपर आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो हम इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बस एक कॉपी और अपना रजिस्टर पकड़ लीजिए और जो जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन करते जाइए। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। What is the magnitude of a star and how the color of stars is correlated with their temperature? अच्छा जी, इसका मतलब क्या है। देखिए, वो कहते हैं कि स्टार में और प्लैनेट में क्या फ़र्क होता है, यानी सितारे में और स्यारे में क्या फ़र्क है। What is the magnitude of a star? अच्छा, एक स्टार की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है मिकदार, वो कितनी है, एंड हाउ द कलर ऑफ स्टार इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर। और स्टार का जो कलर है वो टेम्परेचर के साथ साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बताएंगे कि उसका डिफरेंस क्या है, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि स्टार की मैग्नीट्यूड क्या होती है, और तीसरे पार्ट में हम ये बताएंगे कि स्टार का जो कलर है वो कैसे वेरी करता है विद द टेम्परेचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देखिए स्टार वाले कॉलम में हमारे पास क्या है। जब भी आपके पास डिफरेंस आएगा ना किसी दो चीज़ों के अंदर, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ पहली चीज़ और दूसरी तरफ दूसरी चीज़, और फिर इसका जो पॉइंट लिख रहे हैं उसके सामने दूसरे का वही पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा खासा एक डिफरेंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इट इम्पैक्ट्स अ लॉट टू द एग्जामिनर एंड इट इम्पैक्ट्स अ लॉट टू द एग्जामिनर। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टार्स का हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्स हमें आसमान पर नज़र आते हैं, चमकते हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद प्लैनेट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ हमारा प्लैनेट है। ठीक है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, नेपच्यून एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये हमारे प्लैनेट्स हैं और इनका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, कम होता है इनका टेम्परेचर स्टार्स की निस्बत। अच्छा, स्टार्स का क्या होता है जी, इसका हाई मैस होता है, यानी इसका जो वज़न है वो ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 70 टाइम्स मोर देन प्लैनेट जुपिटर विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। देखिए, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हमारा निज़ाम शमसी है, उसके अंदर जुपिटर सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन एक तारे का जो वज़न है वो उससे भी 75 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा प्लैनेट के उस साइड पे देखिए, इसके अंदर है लो मैस, यानी इसका जो मैस है वो स्टार की निस्बत कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो तारे होते हैं हमारे पास उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, धमाके हो रहे होते हैं। प्लैनेट्स के अंदर क्या है, दे डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट बिग रिएक्शंस। प्लैनेट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कोई धमाके नहीं हो रहे होते, कोई इस तरह की कोई सोर्स नहीं होती कि इस तरह के बड़े बड़े रिएक्शंस जो हैं वो हों। ठीक है, स्टार्स का क्या है, दे रेडिएट एनर्जी एंड शाइन ब्राइट। सितारे जो होते हैं वो एनर्जी को आगे रेडिएट करते हैं, यानी आगे पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, ब्राइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लैनेट्स का क्या है, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड डू नॉट बर्न ब्राइट बट रिफ्लेक्ट एनर्जी लाइट ऑफ सराउंडिंग स्टार्स। सितारों का क्या होता है कि ये जो एनर्जी है उसको रेडिएट नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी और से रोशनी हासिल करते हैं और फिर उसको
वापस मतलब उसी खला में फेंकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो ज़मीन है वो जब अगर हम मून से अपनी ज़मीन को देखते हैं तो हमें वो ब्राइट नज़र आती है। क्यों ब्राइट नज़र आती है? क्योंकि वो सूरज से रोशनी ले रही होती है, फिर उस रोशनी को रिफ़्लेक्ट करती है यानी फेंकती है, और फिर इस तरह से हम उसको ब्राइट देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, स्टार्स आर फिक्स्ड। सितारे जो हैं वो फिक्स होते हैं, एक जगह पर होते हैं, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऑर्बिट स्टार्स यानी कि वो सितारों के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, स्टार्स में है दे हैव अ ट्विंकलिंग लाइट। उनकी जो लाइट है वो ऐसे ट्विंकल करती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करती है। और प्लैनेट्स की क्या है, दे डू नॉट हैव अ ट्विंकलिंग लाइट। उनकी जो लाइट है वो ऐसे ट्विंकल ट्विंकल नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ हीलियम। स्टार्स जो है उसके बारे में कि मेड अप ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन एंड सिमिलर लाइट एलिमेंट्स। सितारे जो हैं वो हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह से मिलकर बने होते हैं, ये हल्के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम ज़मीन के क्रस्ट की बात करते हैं ना, अगर हम पर्टिकुलरली, ज़मीन भी तो एक प्लैनेट है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास आयरन भी होता है, मरकरी, प्लाटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की मतलब जो मेटल्स हैं वो होती हैं जो कि इसको हैवी कर देती हैं। ठीक है, जबकि स्टार्स के साथ ऐसा कोई केस नहीं होता। इसके अंदर हीलियम, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे से एटम्स होते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स के हिस्से में क्या लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, आप देखें अगर ज़मीन की ही बात कर लें तो इसमें सॉलिड्स हैं, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं। लिक्विड यानी इसके अंदर वाटर है। ठीक है, गैसेस की बात करें तो हमारे पास हवा है। ओके, ये तो हमने पहला हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्स। अच्छा, द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार इज़ अ मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें कि कोई सितारा कितना रोशन होगा ये उसकी मिकदार से पता चलता है, उसकी मैग्नीट्यूड से पता चलता है। द ब्राइटर द स्टार द लोअर इट्स मैग्नीट्यूड विल बी। अच्छा, जितना ज़्यादा स्टार जो है चमक रहा होगा, जितना ज़्यादा ब्राइट होगा, उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही कम होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है जी, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड इज़ द मैग्नीट्यूड दैट अ स्टार वुड हैव इफ़ it were 32.6 light years away. The sun has 4.8 absolute magnitude. अच्छा जी, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है इंतहा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जो इसकी मैग्नीट्यूड है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, वो एक सितारे के लिए क्या होगी, 32.6 हो सकती है। ठीक है, लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर जो है ना, लाइट ईयर का मतलब होता है कि रोशनी जो है वो एक साल में जितना फासला तय करती है। ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी सितारे का एक जो है ना, ये जो खलाई हमारे पास जितनी चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो होती हैं, इनके बारे में हमने बात करनी हो तो हम लाइट ईयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम चीनी ख़रीदते हैं तो उसके साथ केजी लगा होता है, हम कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसके साथ मीटर कहते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते कि हमें 2 किलो कपड़ा दे दो। तो इसी तरह जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ हम लाइट ईयर लगाते हैं, ये इनका यूनिट होता है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो सितारे हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 32.6 लाइट ईयर्स अवे जो है वो हमारी ज़मीन से हो सकते हैं, जबकि सूरज की उन्होंने बात की है वो होता है 4.8 एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड उसकी होती है सूरज की। अब देखिए सूरज की जो मिकदार है वो कितनी कम है और एक सितारे की मिकदार कितनी ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये कि वो कितना ज़्यादा दूर है हमारी उससे। और ये भी ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, apparent magnitude is the one that would appear to a person from earth, the brightness that will be perceived from earth. अच्छा देखिए, apparent magnitude का क्या मतलब है। apparent magnitude जो है वो हमारे पास क्या होगी, apparent का मतलब होता है ज़ाहिरी। ठीक है, यानी कि वो magnitude जो हम ज़मीन पर खड़े होकर समझते हैं कि ये जो है ये इस ब्राइटनेस की, इस स्टार की ये ब्राइटनेस होगी। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, वो कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना, द ब्राइटनेस दैट विल बी परसीव्ड फ्रॉम अर्थ। अच्छा, सन्स एपरेंट मैग्नीट्यूड इज़ -26.7। तो सन की जो हमारे पास एपरेंट मैग्नीट्यूड है वो है -26.7। अच्छा देखिए, एक हमने पढ़ी है एब्सोल्यूट। अब देखिए सूरज की जो असल मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो है 4.8, लेकिन जो हम उसको परसीव करते हैं वो नेगेटिव्स में करते हैं, -26.7। और ये भी एक अल्लाह ताला का करम ही है, अगर हम इतनी नेगेटिव में इसकी महसूस करते हैं, क्योंकि अगर ये फुल ब्राइटनेस से चमकता होता तो फिर हमारा क्या बनता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कलर ऑफ स्टार्स। ये क्या होता है कलर ऑफ स्टार्स। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास यही था कि हाउ द कलर ऑफ स्टार इज़ कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ जो है वो एक सितारे के जो कलर्स होते हैं उसका क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, कलर्स ऑफ द स्टार्स आर डिटर्मिन्ड थ्रू द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, के
एक जो स्टार है उसके जो टेम्परेचर है वो डिफ़ाइन करता है कि इस स्टार का कलर क्या होगा। स्टार्स ऑफ कलर ब्लू आर हॉटर देन द येलो कलर्ड स्टार। जिनका सितारों का कलर जो है वो नीला होता है, ब्लू होता है, वो ज़्यादा गर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू येलो स्टार्स। ठीक है, ये तो हम एग्जांपल अपनी जो गैस है चूल्हे वाली उससे भी ले सकते हैं कि जब हम वो सही स्पीड में गैस आ रही होती है तो वो कलर ब्लू होता है, और नॉर्मली जब हम ऑन करते हैं तो वो येलो फ्लेम देता है। अच्छा, उस चीज़ से आप ना इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, द फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम शोज़ द कलर ऑफ द स्टार एज डिटर्मिन्ड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये तो खैर ये कलरफुल है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ये हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये जो कूल वाली साइड है ये येलो है, और फिर नेक्स्ट जैसे ये जाता है तो वो हमारे पास जो है वो ब्लू फ्लेम की तरफ होता जाता है, और स्टार जो है वो हॉट होता जाता है। लफ्ज़ जो है वो स्लिप हो रहे हैं, इट्स बिकॉज आई एम सिटिंग आउटसाइड ऑफ द रूम, और बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट मी, और मुझे बस एक जो है वो दुआओं में याद रखें, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट दिस क्वेटेशन मीन्स। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि जी सेमी कंडक्टर जो हैं इनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आजकल के ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है इसका दिमाग है जो सेमी कंडक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि सेमी कंडक्टर होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका क्या पार्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट दिस क्वेटेशन मीन्स। इसका मतलब क्या है जी, इसको वाजे करें। अच्छा देखिए, सवाल अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, साइंस की बात कर रही हूँ, जो चीज़ पूछी गई हो उसको लिखें। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स की आपने ऊपर हेडिंग दे दी, नीचे लिखिए डेफिनेशन जैसे लिखी गई है आपके सामने, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें पूछी जाएं वो बिलतरतीब जो है वो नीचे लिखते जाइए। अच्छा चले बढ़ते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है, semiconductive materials have a conductivity varying between that of conductors and insulators, for example ceramics। अब देखिए सेमी कंडक्टर्स का क्या मतलब है, मैं आपको इस बात को वाज़ेह करती हूँ। अच्छा देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं कि पहले तो इस लफ्ज़ पे गौर करें, इसका मतलब है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है यानी हाफ। ठीक है, जैसे हमारे पास सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि हाफ़ प्राइवेट होती हैं और हाफ़ गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती हैं। इसी तरह से सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स का मतलब ये है कि वो मेटल्स, ठीक है, जो अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को गुजरने देते हैं और कुछ हद तक नहीं गुजरने देते। कंडक्टर्स तो हमारे पास वो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लोहा हो गया, आयरन, उसमें से करंट जो है वो आप आसानी, अगर आप चाहते हैं आपको करंट लगे तो एक लोहे का समझ लें, एक लोहे की छुरी पकड़ लें, ठीक है, उसको स्विच के अंदर दे दें तो आपको पता लगेगा कि इट्स अ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा और इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप प्लास्टिक पकड़ते हैं, प्लास्टिक का कोई स्पून है, उसको अगर आप उसमें स्विच में देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, तो क्योंकि वो एक नॉन कंडक्टर है। अब जो सेमी कंडक्टर है वो क्या है, वो इन दोनों के बीच की मतलब कि ना एक वो है, यानी कि ना आप ज़िंदा रहेंगे ना आप मुर्दा रहेंगे। अच्छा चलें, सेमी कंडक्टिव मटेरियल्स हैव अ कंडक्टिविटी वेरिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है। ठीक है, सिरेमिक्स की इसमें एग्जांपल दी गई है। सिरेमिक्स जो है वो एक मटेरियल है, आप सर्च कर सकते हैं, सिरेमिक के शायद बर्तन भी होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास सेमी कंडक्टर्स आर ईदर प्योर एलिमेंट्स और अ कंपाउंड। एग्जांपल इंक्लूड्स जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम, सेलेनाइड। अच्छा जी, कैडमियम सेलेनाइड इज़ वन वर्ड। ठीक है, अच्छा सेमीकंडक्टर्स वो कहते हैं कि ये जो प्योर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, प्योर मतलब कि बिल्कुल खालिस उनको निकाला जाए, ठीक है, उसमें किसी और चीज़ की मिलावट ना हो। जैसे इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ गई है, हमारे पास जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कैडमियम सेलेनाइड। नेक्स्ट क्या है जी, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज़ चेंज्ड बाय एडिंग डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ टू दैम। अब इनकी कंडक्टिविटीज़ को चेंज किया जाता है, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, इनको अगर ज़्यादा आपने कंडक्टिव बनाना है या फिर कम आपको चाहिए है तो उस सेंस में आप इसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे द प्रोसेस थ्रू विच दिस इज़ डन इज़ कॉल्ड डोपिंग। जिस प्रोसेस के तहत इसको किया जाता है उस अमल को जो है वो डोपिंग का प्रोसेस कहते हैं, डोपिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब देखें, स्टेटमेंट हमारे पास थी कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी चीज़ को अब हमने साबित करना है, ये तो हमने बता दिया कि ये हैं क्या, अब इसका इस्तेमाल बताएंगे तो समझ आएगी ना कि ये ब्रेन कैसे है। तो नेक्स्ट इसलिए हमारी हेडिंग जो है वो है यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, ये इसमें क्या कहा जाता है जी, सेमीकंडक्टर्स आर हैवीली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस।
ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक के जो डिवाइस हैं, जैसे हमारी एलसीडी हो गई, कंप्यूटर, फ्रिज वगैरह, इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज्ड इन, देखें नीचे लिखा हुआ है, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम्स, गैजेट्स एंड रेडियोज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, सोलर सेल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स मुझे भी नहीं पता क्या होता है, इतना ख़ास नहीं पता। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, अब नेक्स्ट देखें, उन्होंने वही स्टेटमेंट रिपीट की जो ऊपर उन्होंने पूछी गई थी, सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। वही स्टेटमेंट लिखी। अब उसको बीच में चाहे आपने मतलब इतना कोई ख़ास ना लिखा हो, लेकिन इसका मतलब का जो मकसद होता है ना, वो होता है री इन्फोर्सिंग, क्या एग्जामिनर को पता लग जाए कि अच्छा इसने वही बात लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये रेलिवेंट रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है जी, ओवरऑल semiconductors help in making of devices used in healthcare, computer, military systems and other communication devices, transportation to produce clean energy etc. के semiconductors जो हैं ये health care के devices में, computers में, military के कुछ systems वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो हमें टीवीज़ के अंदर, मूवीज़ के अंदर हमें दिखा रहे होते हैं, जैसे वो बड़े बड़े कंप्यूटर और स्क्रीन पे हाथ मारते हैं और सर्कल्स और एरोज़ वगैरह वगैरह, उस तरह की चीज़ों में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में इनका इस्तेमाल होता है, और क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। क्लीन एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ना बनी हो, जैसे वाटर हो गया, या हाँ मतलब उन रिसोर्सेज को जो ख़त्म हो जाने वाली हो ना, उन चीज़ों से ना बनी हो, बल्कि क्लीन तरीके से बनी हो, जैसे सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, सेमी कंडक्टर्स आर द बैकबोन एंड द ब्रेन्स ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दिमाग हैं सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है दुनिया के, उनका। द वर्ल्ड वुड बी वेरी फार बिहाइंड इन एडवांसमेंट्स इफ सेमी कंडक्टर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। द टेक्नोलॉजी everyone counts on would not be possible to make without semiconductors। कि सेमीकंडक्टर्स जो है ना, इनको ब्रेन कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये पॉसिबल ही ना होती अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स ना होते। ठीक है, लैपटॉप्स ना बनते, इंटरनेट ना बनता अगर, तो फिर उसके बाद यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जितनी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे जो ये मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। अगर वो होते ही ना तो फिर ये सारी चीज़ें बनती भी ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, जब भी ये आएगा ना, यूनिवर्स की बात करेंगे, तो एक जो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बार बार लफ्ज़ सुना हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो अगर उन्होंने बिग बैंग लिखा होता तो भी हमने वही लिखना था, और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी हमने बिग बैंग ही लिखना है। अच्छा, आंसर हमने कैसे स्टार्ट किया है, द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी, अब देखते हैं कि जी बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा धमाका। अच्छा, according to this theory, the universe began as a small singularity that grew into entire universe over a period of 13.7 billion years। इस थ्योरी के मुताबिक जो ज़मीन है ना, सारी यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुई थी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई थी। ये स्मॉल मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुई थी। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है ना, सिंगल का मतलब होता है वन, यानी पूरा ये जितना भी है ना, ये जितने भी सितारे से आ रहे हैं, ये सब एक ही चीज़ होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब इन शॉर्ट ये कि वो धमाका हुआ और वो पूरे फैल गए ऐसे। अच्छा, और ये जो सारा सिस्टम है ये 13.7 बिलियन ईयर्स तक चला। A huge bang led to the process of initiation of the making of the universe, hence the name Big Bang। फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ, इस वजह से इसको बिग बैंग कहा जाता है। अच्छा, as told by NASA, the temperature of surrounding right after the Big Bang was 10 billion degrees Fahrenheit। यानी कि 10 बिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर था इसका, ये जब धमाका हुआ ना उसके बाद। नासा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, नासा क्या है, ये हमारे पास एजेंसी है अमेरिका की। ठीक है, ये स्पेस वगैरह से रिलेटेड। अच्छा, there were scattered neutrons, protons and electrons all across the universe, but over time they combined to form different elements। अब वो कहते हैं कि जब ये धमाका हुआ ना, तो हमारे पास ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये क्या होते हैं, ये एटम के अंदर जो ज़र्रात होते हैं ना, छोटे छोटे एटम क्या होता है, एटम होता है जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है, किसी भी शय का सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है वो एटम होता है, उसके अंदर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कहते हैं कि जब धमाका हुआ तो ये जो सारे पार्टिकल्स थे ये ऐसे बिखर गए। ठीक है, और बिखर गए, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ ये इन्होंने मिलना शुरू किया और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बनाना शुरू किया। Moreover, due to scattering of electrons, light could not pass through, but after almost 380,000 some years,
started shining through when the electrons combined with protons and neutrons and when temperature started to drop. अच्छा, moreover due to scattering electrons. अच्छा, ये बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इनकी वजह से जो है ना लाइट गुजर नहीं सकती थी, ठीक है, लाइट स्पेस में से खला में से गुजर नहीं सकती थी। लेकिन तकरीबन 380,000 साल के बाद जो है इन इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ कंबाइन करना शुरू किया, ठीक है, और फिर ये इनमें से लाइट गुजरना शुरू हो गई, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद है दिस लाइट दैट शोन वाज कॉल्ड आफ्टर ग्लो, और फिर ये जो लाइट जो है ये बाद में बनती है, इसको कहते हैं जी आफ्टर ग्लो का नाम दिया गया। द बिग बैंग थ्योरी ओरिजिनेटेड व्हेन साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट अदर गैलेक्सीज which exist in the universe are constantly moving away as if pushed by some explosive force. अच्छा, ये जो है ना बिग बैंग थ्योरी जो है ये कैसे मतलब बनी थी, किसने मतलब कैसे बन गई थी, किसने क्या सोचा। दर हकीकत होता क्या है कि ये जो हमारी कायनात है ना, यूनिवर्स है, ये फैल रही है, ठीक है, यानी कि एक्सपैंड होती जा रही है। अब एक्सपैंड होती जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी नेचर में फैलना है, एक्सपैंड होना है। ये तो कुरान पाक की शायद एक आयत भी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैंने सुना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आयत है कि ये जो यूनिवर्स है ना ये फैल रही है। तो अगर ये फैल रही है इसका मतलब है कि इसकी नेचर में फैलना है, और अगर इसकी नेचर में फैलना है तो इसका मतलब है कि पहले एक शय होती थी, मतलब एक चीज़ होती थी, फिर धमाका हुआ और सारी चीज़ें बिखर गई और फैली और फिर अभी तक फैल रही हैं, ठीक है। अच्छा, are constantly moving away as if pushed by some explosive force. अच्छा, this gave them the information to formulate a theory regarding the region of the universe. इस सब ने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स जो है ये इस तरह से बनी है, और इस थ्योरी का नाम उन्होंने बिग बैंग थ्योरी रखा। चलें जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the advantages and limitations of renewable energy sources? Briefly explain the prospects of non-conventional energy resources in Pakistan. अच्छा, अब कहते हैं कि जी एडवांटेजेस बताएं रीन्यूएबल एनर्जी के। रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रीन्यूएबल का मतलब है कि जो बार बार बन जाती है, और री का मतलब क्या होता है? री, दोबारा, ठीक है, इन जो अगेन 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 बनती रहती है और ख़त्म नहीं होती एनर्जी के सोर्स। जैसे हमारे पास विंड एनर्जी हो गई, हमारे पास सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, उसके बाद जी ज़मीन से निकलने वाली जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है, बायोमास एनर्जी हो गई, उसके बाद टाइडल एनर्जी यानी वाटर से रिलेटेड एनर्जी हो गई। अच्छा, अब ये उसके हमने बताना है कि उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, और फिर लिमिटेशंस बतानी है कि उनके नुकसानात क्या हैं, यानी मतलब कहाँ किस हद तक मतलब वो चल सकता है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हेडिंग देनी है। नीचे क्या है जी? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द सोर्सेज विच कैन सस्टेन एनर्जी एंड डू नॉट रन आउट ऑफ इट। कि वो ये ऐसे सोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे द सन, these sources are an alternate to the non-renewable energy sources which are consumed entirely and cannot be reused. ये जो है ना, ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, समझ लें पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये या फिर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोयला, नेचुरल गैस वगैरह, ये वो तो सोर्सेज ख़त्म हो जाने वाली हैं। लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स देखिए उन्होंने क्या लिखा है। सोलर एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, टाइडल। अब देखिए ये जो ना बुलेट्स बना के लिखा हुआ है ना, ये बड़ा ही प्यारा स्टाइल है। इससे ये होता है कि एग्जामिनर की जो नज़र होती है ना, उसको एक ऐसे मतलब एक फ़्लो मिलता है ऊपर से नीचे, तो वो टिक 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 करता जाता है और फिर उससे खुशी होती है और वो नंबर दे देता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? अनलाइक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दे कैन बी यूज्ड विदाउट डैमेज टू द एनवायरनमेंट विदाउट कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज इंटायरली। कि वो बग़ैर किसी माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी? ये कट डाउन इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आते हैं, डज नॉट डिस्ट्रॉय और हार्म द इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, इस चीपर, सस्ता है, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब ये होता है कि जो कोयला वगैरह या ये गैसेस, ये हमारी नेचुरल गैस हो गई, सुई गैस, इस तरह की जो है ना, इस कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस करता है। ये एक टर्म है जिसको यूज़ की जाती है, कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, द एनर्जी सोर्सेज वुड नॉट रन आउट, कि इससे एनर्जी सोर्सेज ख़त्म नहीं होते। उसके बाद मेंटेनेंस लो, इसको मेंटेन करके रखना भी आसान ही होता है, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे अगर आपने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो उसके लिए आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर डैम्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उधर इतना ज़्यादा जो है वो लेबर रखना पड़ेगा, फिर उसकी सफाई करवानी पड़ेगी, मतलब देखिए वो कितना बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं ना है। अब सूरज से अगर हमने एनर्जी बनानी है तो एक सोलर पैनल ही लगाना है ना,
अच्छा, उसके बाद है कि जी इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, क्या है जी, डज़ नॉट जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। हायर अप फ्रंट कॉस्ट, पहले इसकी जो शुरू की कॉस्ट होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी भी लो होती है। आप देखें ना, ये सोलर पैनल्स हमें सबको पता है कि ये सोलर एनर्जी जो है वो चल सकती है, लेकिन बना कितने से रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास जियोग्राफिक लिमिटेशंस हैं इसकी। अब जियोग्राफिक का क्या मतलब है, जैसे पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि जो सूरज की एनर्जी है वो बड़ी डायरेक्ट पड़ती है, बड़ी ज़्यादा पड़ती है और हम उसको ईज़िली मतलब वो कर लेते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ सूरज नहीं निकलता 6 महीने, वहाँ इस चीज़ की कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसिव स्टोरेज है, इसको ज़रा संभाल के रखना थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंटरमीडिएंट, सम सोर्सेज नॉट अवेलेबल 24/7, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट है वो 24/7 जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, कि इसके जो फ्यूचर मतलब इसका जो है ना वो कैसा है। पाकिस्तान हैज़ इमेंस रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी कि दोनों तरह की रिसोर्सेज जो है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। दैट हैव नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड और यूज्ड फॉर अ गुड ऑफ द पीपल एंड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स। पाकिस्तान में जो है ना वो ये जो यानी कि समझ लें कि जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, इसके भी बड़े ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए गए, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज डेफिसिट इन एनर्जी, खसारा है पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का, एंड इट कैन नॉट मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ एवरीवन इन द कंट्री। इट वुड बी बेनिफिशियल टू यूज़ दीज रीन्यूएबल रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। कहते हैं कि अगर इस तरह की जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, जैसे सूरज और ये विंड वगैरह, इस तरह की जो सोर्सेज है इनको इस्तेमाल किया जाए एनर्जी को निकालने के लिए, ताकि जो हमारे एक बढ़ते हुए पॉपुलेशन का प्रेशर है वो कम हो सके। द कंट्री हैज़ पोटेंशियल फॉर हाइड्रो, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, विंड, यानी कंट्री के पास जो है ये सारे पोटेंशियल्स मौजूद हैं। एनर्जीज़ दैट इट कैन यूज़, वो एनर्जीज़ जो ये इस्तेमाल कर सकता है। सिंस मोस्ट पाकिस्तानीज लिव होना चाहिए था, लिव इन रूरल एरियाज़ ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स, द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वुड ग्रेटली बेनिफिट दैम, कि वो लोग जो देहातों वगैरह में रहते हैं तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इफ़ पीपल इन रूरल एरियाज़ आर गिवन एम्पल एनर्जी टू पावर देयर हाउसेज एंड लैंड्स, द माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़ विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड। इस तरह कहते हैं कि वो जो देहातों में लोग रहते हैं, अगर उनको ये सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे तो वो जो एक उनका शहरों की तरफ जो उनका रुझान है माइग्रेशन का, वो भी कम हो सकेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है डिफाइन द टर्म माल न्यूट्रिशन, इलेबोरेट्स इट्स मेजर कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमने माल न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करना है कि वो होती क्या है, फिर उसकी वजह क्या है और उसके असरात क्या हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है जी। माल न्यूट्रिशन इज़ अ हेल्थ कंडीशन विच रिजल्ट्स व्हेन द डाइट a person has does not contain enough required nutrients or contains too much of them। ठीक है, यानी कि एक अच्छा, कि माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जब कोई पर्सन जो है वो एक ऐसी डाइट ले रहा हो जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज। ठीक है, अच्छा इसकी कॉजेज़ क्या हैं जी। इसकी कॉजेज़ के अंदर क्या आ जाता है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन। डाइटरी हैबिट्स दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट, यानी आप बहुत ज़्यादा अगर जंक फूड वगैरह खा रहे हैं या एक्सेट्रा, तो वो हैबिट्स जो हैं वो इसकी वजह होती हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड का ना होना, ठीक है। लो इनकम विच डू नॉट अलाउ वन टू बाय प्रॉपर फूड, जिसकी वजह से आप मतलब अपनी इनकम कम होने की वजह से आप प्रॉपर फूड जो है वो अगर नहीं ले पाते, जैसे फ्रूट्स हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास चीज़ और एक्सेट्रा बटर वगैरह हो गया। उसके बाद हमारे पास है मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशंस जो है वो अगर ऐसी ना हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे हों। फिज़िकल कंडीशंस जैसे एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, उस बीमारी के अंदर क्या होता है कि इंसान जो है ना वो सूखता चला जाता है, उसको खाने का दिल नहीं करता। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास कंडीशन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता। मतलब जैसे ये मॉडल्स वगैरह होती हैं वो डाइटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उस वजह से फिर उनको एक ऐसी ईटिंग डिसऑर्डर पैदा होती है। एक फ़िज़िकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो कुछ खाती नहीं है और फिर वो बस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ड्रग अब्यूज़। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की एक वजह जो है वो ड्रग अब्यूज़ भी होती है। हम देख सकते हैं जो ड्रग अब्यूज़र्स हमारे
सामने मौजूद होते हैं कि उनकी सेहत जो है वो बहुत ख़राब होती है। अच्छा, उस कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं जी? इसके नताइज ये होते हैं कि स्टंट ग्रोथ होती है, ग्रोथ कम हो जाती है, माल न्यूट्रिशन से डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है, हार्ट डिजीज़ इससे होती हैं, इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एक वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बचाता है बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है वो भी इसकी माल न्यूट्रिशन की ही वजह से होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड आफ्टर अ फ्यू डेज डिकम्पोजेज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ठीक है, कि एक जो ब्रेड का जो स्लाइस होता है वो कैसे ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई, कि उसके ऊपर फंजाई लग जाता है, जैसे जिसे हम उर्ली कहते हैं या काई भी कहते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें फंजाई को डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ठीक है, फंजाई क्या है जी? फंजाई आर मल्टी सेलुलर organisms that cannot make their own food. ठीक है, they release spores into the air that land on the food items and infect them. Fungi are not animals, plants or bacteria. fungi हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि चंद एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि हमारी फूड के ऊपर जो है वो कुछ स्पोर्स फेंकते हैं। ठीक है, स्पोर्स यानी इनके जो जरदाने होते हैं ना, वो हवा में ऐसे तहलील हो जाते हैं, तो वो फिर जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे अगर उनको यानी कि मॉइस्चर मिले, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं वो मिले, तो वहीं पे ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह हमारी जो फूड है उसको उर्ली लग जाती है। जैसे हमारे पास अचार होता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, या फिर ब्रेड पीसेस होते हैं उसके ऊपर हम देख सकते हैं वाज़े तौर पे हमें फंजाई नज़र आते हैं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट है कि ब्रेड की बात उन्होंने किया, फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। When a spore discovers a slice of bread in a damp and dark environment where there is no air circulation, the spore sink its roots called hyphae into the space that makes up the outside of the bread. अब वो क्या कहते हैं कि जब इन्हें कंडीशन सूटेबल मिलती है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा माहौल थोड़ा डार्क होता है, जहाँ हवा का आना जाना ज़रा कम होता है, वहाँ ये ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना इनकी जो जड़ होती है ना उसको हाइफी कहते हैं। ठीक है, ये अपनी रूट्स को ब्रेड के अंदर जो है वो गाड़ लेते हैं और ख़ुद ये ग्रो कर जाते हैं। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी। दिस हाइफी स्प्रेड एंड क्रिएट मोल्ड ऑन द ब्रेड विच इज़ कॉल्ड माइसीलियम कॉलोनी। ठीक है, ये हाइफी जो हैं ये फैल जाते हैं और अपनी एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। आप देखते हैं ना कि ये जो हमारे पास ये फंगस जब लगता है तो वो हर तरफ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी जो कॉलोनी होती है, उस ख़ानदान जो है इसका, इसको कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ हाइफी आर कॉल्ड sporangiosphores and the tips of these holes in the spores and these tips are called conidia that gives the color of the fungi. अब वो कहते हैं कि इनकी जो हाइफी का जो ग्रुप होता है ना, यानी कि इनकी जो रूट्स हैं उन सबको हम मिलाकर बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो है इनकी जो टिप्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है कोनिडिया का। ठीक है, देखें ये नाम अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, ना भी लिखें तो इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स फिर भी मिल जाते हैं। अच्छा, दीज लेटर रिलीज स्पोर्स इनटू द एयर्स विच लैंड ऑन अदर फूड्स। अच्छा, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ फंजाई टू ग्रो आर डैम्पनेस, मॉइस्चर, लैक ऑफ एयर सर्कुलेशन एंड डार्कनेस। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो है ना कंडीशंस होनी चाहिए फंजाई को ग्रो करने के लिए। उसके लिए मॉइस्चर हो थोड़ा बहुत, ठीक है, या जिसे डैम्पनेस भी बोलते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो, डार्कनेस हो, ठीक है, एयर सर्कुलेशन कम हो। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ब्रेड इज़ स्टोर्ड इन द कैबिनेट्स such conditions are created and since spores are present in air they land and grow hyphae on the bread. ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमने एक ब्रेड है उसको हमने किसी समझें किसी उसमें रखा हुआ रैक के अंदर, तो वो अगर पड़ी रहेगी तो स्पोर्स तो हर तरफ होते हैं। ठीक है, फंजाई के, उन्हें वो सूटेबल कंडीशन मिल जाएगी और वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो हमारे पास पिक्चर है ना वो देखते हैं। देखिए आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर देखिए ये स्पोर्स है सबसे पहले, यानी कि ये जो उड़ रहे हैं छोटे छोटे से दाने से, इनको स्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो एक प्लांट है उससे दूसरे मतलब प्लांट तो नहीं इसे कहना चाहिए, फंगस से फंगस तक का जो रास्ता है उसे स्टोलन है। उसके बाद इसकी जो रूट्स हैं उसे राइजोइड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये हमें नज़र आ रहा है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर। अच्छा, इतनी ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़े से मतलब ये राइजाइड जो है ये इंपॉर्टेंट नेम है, स्पोर्स लिख दें और नीचे आप लिख दें फंगल कॉलोनी, दैट विल बी इनफ। चलिए जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, ये है जी व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ द मेमोरीज। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन देखें, सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द कंप्यूटर स्टोरेज, दिस स्टोरेज can be in the form of RAM, random access memory, or ROM, read only memory, or flash drives like USBs, हार्ड ड्राइव्स वगैरह। अच्छा, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ वो अपना डाटा स्टोर करके रखता है। इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हम हार्ड ड्राइव्स हो सकती हैं, USBs, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हो सकती हैं। अच्छा, यूनिट क्या है जी कंप्यूटर मेमोरी के। अच्छा, फॉलोइंग आर द यूनिट्स, देखिए उन्होंने ऊपर यूनिट भी पूछा है ना, तो इसलिए अब हम इसके यूनिट्स को बताएंगे। अच्छा, एक होता है बिट, बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं, जिसमें ज़ीरोज़ और वंस आ जाते हैं। इनके सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। एक है निबल, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी कि अगर 4 बिट इकट्ठे होंगे तो 1 निबल बनाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, बाइट होता है एक, जैसे आपने गीगाबाइट, टेराबाइट लफ्ज़ सुना हुआ है। अब बाइट क्या होता है, बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड अ बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट अ डाटा आइटम। अच्छा, जब हमारे पास 8 बिट इकट्ठे होते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास बिट हो गया, उसके बाद 4 बिट इकट्ठे होंगे तो एक निबल बनेगा, और 8 बिट्स इकट्ठे होंगे तो 1 बाइट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से वर्ड क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ बिट्स दैट आर सीन एज यूनिट्स, ठीक है। ये जो अगर बिट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में तो वो बना देते हैं वर्ड। किलो बाइट्स क्या होता है, किलो बाइट्स अच्छा देखिए, ये सारी आपको रो के अंदर नज़र आ रहा है, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट। ये सारे नाम जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं। किलो का मतलब होता है, जैसे हम चीनी लेने जाते हैं ना, अगर 1 किलो चीनी ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि हमने 1000 ग्राम चीनी ली है। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। अच्छा देखिए, किलो बाइट जो है इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 1024 बाइट्स। अब जैसे हमारे पास मेगाबाइट है नेक्स्ट। अच्छा, मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है। अच्छा, किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है, और अगर 1024 किलो बाइट इकट्ठे होंगे तो वो 1 मेगाबाइट बना देंगे। 1024 मेगाबाइट इकट्ठे होंगे तो वो 1 गीगाबाइट बना देंगे, ठीक है। इसी तरह 1024 गीगाबाइट इकट्ठे होंगे तो वो 1 टेराबाइट बना देंगे। 1024 गीगाबाइट इकट्ठे होंगे तो वो 1 पीटाबाइट बना देंगे। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको अपने इंटरनेट की एग्जांपल देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 1 GB डाटा, ठीक है। तो वो 1 GB जो होता है ना वो गीगाबाइट ही होता है। अब देखिए ज़रा, गीगाबाइट के सामने क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर 1024 MB होते हैं, ठीक है। अब हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक मैसेज आता है कि आपको 500 MB दे दिए गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमें तकरीबन हाफ जो है ना वो 1 GB इंटरनेट दे दिया गया, या 1 गीगाबाइट इंटरनेट दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए सारे यूनिट्स हमारे पास कंप्यूटर के। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। हाँ जी, द बेसिक टाइप ऑफ मेमोरीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। क्या क्या होती है देखते हैं इसको। अच्छा, one of the memory of the system is in the form of RAM and ROM and these are located in the CPU, ठीक है। although with the computer can quickly access it। अच्छा देखें, ये जो मेमोरीज होती है ना, रैम और रोम, ये कंप्यूटर के अंदर होती हैं, CPU के अंदर, और इसको क्विकली एक्सेस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी, हमारे पास मेमोरीज़ कौन सी होती हैं, वो जो इन द फॉर्म ऑफ USB, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हों उनको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अच्छा, इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि जो बिल्ड इन मेमोरी होती है ना, जैसे एक लैपटॉप है उसको हम ऑन करते हैं, हमें उसकी विंडोज़ भी नज़र आ जाती है, अगर न्यू भी ख़रीदें तो भी अंदर हमें कुछ आइकॉन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो जो है वो उसकी बिल्ड इन मेमोरी है, वो उसकी प्राइमरी मेमोरी है। और अगर हम बाहर से कोई USB लगा रहे हैं, कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगा रहे हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी मेमोरी बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये ज़रा एक छोटा सा चार्ट है, इसे पढ़ते हैं। इस पे क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी आ गई। प्राइमरी के अंदर हमारे पास रैम और रोम आता है। अच्छा, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है,
अच्छा अच्छा वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो उड़ जाने वाली, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाने वाली। रैम जो है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये मेमोरी जो है ना, ये मतलब फिनिश हो जाती है, ये स्टोर नहीं रहती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ करें कि हाँ, अगर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने पहले मैसेजेस खोले, फिर उसके बाद हम इधर उधर थोड़ा हुए और इस तरह करके, तो वो जो इसके अंदर एक मेमोरी सी स्टोर हो रही है ना, वो इसकी परमानेंट मेमोरी नहीं है। हालांकि हम अगर अपना साइड का बटन क्लिक करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा मैंने पहले मैसेजेस ओपन किए, फिर उससे पहले मैंने यूट्यूब की, फिर उससे पहले ये किया। उसके बाद आप मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो फिर ख़त्म हो जाता है, मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसकी मेमोरी से, क्योंकि वो उसकी वोलेटाइल मेमोरी होती है जो उड़ जाने वाली होती है, ठीक है। इसे रैम बोलते हैं। और रोम हमारे पास क्या होती है? रोम हमारे पास वो होती है मेमोरी जो उसके अंदर रहती है, स्टोर रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको दोबारा आपको दो चार दिनों बाद अगर आपको वही चीज़ सर्च करनी पड़े तो नीचे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ रहा होता है जो आपने पहले सर्च किया होता है, तो वो हमारे पास एक उसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये जो नीचे इनके मज़ीद बताए गए हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैप, SSD, HDD। HDD means hard disk drive. I'm not sure about SSD. If you know it, then please comment box. Okay, that's fine. आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, एक चीज़ को जो है वो जहन में रखें कि साइंस के पेपर है, ठीक है, एक डायग्रामेटिक पेपर है। इसको आप जितनी ज़्यादा आपके पास डायग्राम्स हैं आप उसको ड्रॉ करें, फिगर्स ड्रॉ करें, ताकि एक देखने वाला जो है उसको एक विजुअल वो उसका जो है ना वो अच्छा क्रिएट हो, ठीक है, उसे अच्छा लगे आपको अटैम्प्ट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपसे कुछ अपने हाथ के अटैम्प्ट किए हुए पेपर जो है वो भी शेयर करूँगी अपने, आपको पता चलेगा कि पेपर जो है वो कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन natural and artificial satellite, briefly describe the working of communication satellite with some applications। अच्छा, देखिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास क्या होता है? Natural satellites are the heavenly or celestial bodies that already exist in the universe, like the moon which orbits around the planet। नेचुरल हमारे पास सैटेलाइट्स वो होते हैं जो ये हमारे पास प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, ठीक है, ये जो वो बॉडीज़ जो कि एग्जिस्ट करती हैं, celestial बॉडीज़, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से हैं? नाम से जाहिर हो रहा है वो जो इंसानों ने क्रिएट किए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। Artificial satellites are man-made satellites which sent to space via a rocket and orbit the Earth. They all serve different purpose and their distance from Earth depends on their purpose। अब ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इनका एक मकसद होता है जिसकी वजह से इनको बनाकर स्पेस में भेजा जाता है। इनका मकसद क्या होता है हमारे पास? इनका मकसद होता है कि कोई फुटेज लेना, ठीक है। अब जैसे हमें ज़मीन का नक्शा कैसे पता चल जाता है कि वहाँ पे समुंदर है जी, फिर उसके बाद अब तो खैर से वो एक हमारे पास ऐसे हम जूम करते जाते हैं और हमें पहाड़ भी नज़र आ जाते हैं, गलियां भी नज़र आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम सैटेलाइट व्यू में जो है वो गूगल मैप्स में अगर हम खोलते हैं तो ये सारा व्यू जो हमें देता है, कौन देता है? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, उन्होंने पूछा था वर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, क्या इसकी वर्किंग है जी? अच्छा, देयर आर ऑलमोस्ट 2000 सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। These satellites send data in the form of voice or video to different parts of the world. They widely help in communication of different forms and for various processes. Following are some of the ways satellite communication has helped mankind. तकरीबन कहते हैं जी 2000 सैटेलाइट जो हैं वो इर्द गिर्द हमारे ज़मीन के रिवॉल्व कर रहे हैं। इनकी वजह से हम जो है वो लाइव टेलीविज़न जो है वो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट को हम लाइव होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ तो हम रहे हैं लेकिन ये पूरी लाइंस को रट्टा मारने याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करें, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद देखें आप, इसकी हमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये इससे होता क्या क्या है। वेदर अपडेट्स और फोरकास्ट हमें मिलती रहती हैं। हमें कैसे पता चल जाता है कि अब से 10 दिन के बाद जो है वो वेदर क्या होगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेलीविज़न सैटेलाइट्स विच सेंड सिग्नल्स टू होम्स, ठीक है, कि वो सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेजते हैं टेलीविज़न के, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स जो हमें नज़र आते हैं। नेविगेशन फॉर शिप्स एंड प्लेन्स, हमें पता चल जाता है कि जी फ़लाना जो शिप है, मतलब जो कंट्रोल करें उनको पता चल जाता है कि शिप जो है वो कहाँ है। या प्लेन्स का तो हमें यूँ भी पता चल जाता है कि अगर हमारा कोई अपना जो है वो आ रहा हो तो हम उसकी जो फ़्लाइट है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा वो इधर पहुँच गए, इधर पहुँच गए।
तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये हमें सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेज रहा होता है और वो हमें पता चल जाता है। टेलीफोन्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स की सैटेलाइट की वजह से हैं। मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स, हमें कैसे पता चल जाता है कि जी फ़लाँ तारीख को जो है वो सैलाब का ख़तरा है, क्योंकि वो मॉनिटर किया जा रहा होता है हर चीज़। अच्छा, इमेजिंग ऑफ अदर क्रिस्टल बॉडीज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमेट्स और मीटियोर्स, ठीक है, कि हमें दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी हमें इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि ये कॉमेट्स हैं, ये मीटियोर्स हैं, उसके अलावा ये फ़लाँ जगह पे हैं, फ़लाँ जगह पे हैं, तो ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। अच्छा जी, फाइनली हमारा जो है ये पेपर 2021 जो है वो ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है एबिलिटी वाला, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में उसको अपलोड करूँगी। तो आपसे गुजारिश बस ये है कि आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए काइंडली, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मुझे भी और हम सबको अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।